औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट आप लोगों के साथ आसिफ शहजाद फाउंडेशन पे मौजूद। पहले तो सब दोस्तों को बताता चलूँ कि आज हमारे यहाँ पे तहसील बार एसोसिएशन अलापुर में जिसने आज़ादी के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्कद होना था, तो उस सिलसिले में मैं सब्ज़ कपड़े पहन के बैठा हूँ। बाकी रहा मामला कि हम कंटिन्यू करते हैं कि पहला लेक्चर हमारा जो रहा सिविल कवानीन के मुतल्लिक़ कि जिनकी आगाही होना किसी भी आदमी के लिए जो बड़ी ज़रूरी होती है, तो उस पर फिर मैंने बात करते करते मैं इस बात पे आ गया था कि जब हमारे पास कोई मुकदमा आता है तो हम उसके मुतल्लिक़ जो सूट फाइल करते हैं उसका क्या तरीक़ाकार होता है, प्लेंट क्या होती है और प्लेंट के इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़र्दर आगे चलने से कबल मैंने ये सोचा कि चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे लाबलद होते हैं कि सूट किन केसेस में दायर होगा और क्या वाहद सिविल अदालत से रजू करने का हल जो है जो दादरसी लेने के लिए जो तरीक़ाकार है, क्या सिर्फ सिविल सूट ही दायर किया जाना होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा तनाज़ा आता है जो शहरियत के मामलात के मुतल्लिक़ हो, शहरियत ही दीवानी लॉ को कहा जाता है, तो वहाँ पे फिर क्या हर केस में सूट दायर होगा? तो ऐसा नहीं है। तो मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे सिविल साइड पे जिसे हम ये शहरियत के कवानीन कहते हैं, तो वहाँ पे जो लॉज ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, तो उनमें सबसे बुनियादी लॉ जो है जो ज़्यादा हमें हमारे राइट्स ऑब्लिगेशन की बात करता है, तो वह है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो दावाजात बयान किए गए हैं मैं आपसे वो भी आज डिस्कस करूँगा। इसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट, जब बिटवीन दी स्पाउसेस या बिटवीन दी फैमिली कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ के दरमियान, बच्चों का अपने वालिद के ख़िलाफ़, इस तरह के कुछ जो तनाज़ात हैं उस पर फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो डील करता है। उसमें भी ज़्यादातर सूट फाइल किया जाता है। सिर्फ कस्टडी ऑफ माइनर्स का जहाँ पे मामला आ जाता है, जहाँ से बच्चों की हज़ानत अगर बाप के पास है तो वो माँ ने लेनी है, या माँ के पास है तो वो बाप ने लेनी है, तो या किसी दीगर रिश्तेदार के पास है, तो उस सूरत में एप्लीकेशन दायर होती है, एप्लीकेशन फॉर कस्टडी ऑफ माइनर्स, और या साथ विजिटेशन राइट्स लेने हैं मुलाकात के लिए। इसी तरह से जहाँ पे बात आ जाती है दीगर लॉज की, जहाँ पे सालसी के कवानीन भी हमारे इस खित्ते में लागू हैं, जिस पे आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, वो भी हमारे सालसी के कवानीन को बताता है कि अगर कोई फरीक जो हैं, दो लोग अपना को तनाज़ा जो है वो सालसान से करवा लेते हैं, तो उसका जो तरीक़ाकार है वो आर्बिट्रेशन एक्ट में बताया गया है। तो उसके लिए भी ज़्यादातर एप्लीकेशन ही गुजारना होती है। आपने अगर सालसी फ़ैसले को अदालती हुक्म की तरह से, अदालती डिग्री की तरह से उसे रूल ऑफ कोर्ट बनवाना है, तो तब भी एप्लीकेशन दायर करना पड़ती है। इसी तरह से मालिक और किराएदार के दरमियान अगर कोई इशू है, वो रेंट लॉ से डील करता है, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है। तो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का जितना भी तरीक़ाकार है, अगर आप बेदखली किराएदार में जाएं, आपने अगर आपसे मालिक जो है मकान वो या मालिक दुकान, कोई भी प्रेमिसेस का मालिक जो है आपसे किराया वसूल नहीं कर रहा या वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा, तो किराएदार ने कोई एप्लीकेशन गुजारनी है तो उसे भी पिटिशन ही फाइल करना पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के रूबरू। इसी तरह से हमारे यहाँ पे सिविल केसेस में बैंकिंग लॉज आ जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स आ जाती हैं, लेबर लॉज आ जाते हैं, इनकम टैक्स के कवानीन आ जाते हैं। तो ये एक लंबा एक फील्ड है, मतलब, लेकिन जो जनरली किसी भी एक वकील साहब को या आम आदमी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मुफस्सल कोर्ट्स में ज़्यादातर किन कवानीन की एप्लीकेबिलिटी है, तो वो सबसे ज़्यादा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसे कानून दादरसी ख़ास कहा जाता है, ये 1877 में ये कानून जो था ये इनेक्ट हुआ, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब ये सब कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे। तो उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटानिया की हुकूमत थी, तो उस वक़्त इन लोगों ने जो कवानीन बनाए, तो उसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये था कि एक कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें कुछ बातों को
राइट माना जाता था, कुछ को नहीं माना जाता था। तो उन जिन बातों को राइट मान लिया जाता था तो उनकी दादरसी के लिए कॉमन लॉ में कुछ चीज़ें बताई गई थी, लेकिन हर बात जो थी उसकी दादरसी मौजूद नहीं होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चांसरी कोर्ट्स बनी वहीं पे ही, और वहाँ पे एक लॉ डेवलप हुआ, प्रिंसिपल्स डेवलप हुए जिसे इक्विटी के प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कानून निस्बत कहा जाता है। तो वहाँ पे आके कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जो नेचुरल जस्टिस और कॉन्शियंस के बहुत करीब थे, कि जैसे अगर एक आदमी अपनी दानिश में क्या सोचता है, उसका ज़मीर उसको किस तरह से उसको माइल करता है किसी बात की तरफ, तो उस पर जो कवानीन बनाए गए तो उसमें जो लैंडमार्क कानून था वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सबसे पहले ये बात बताई गई कि जहाँ पे भी आप बात करेंगे कोई ख़ास दादरसी लेने के लिए, तो आपको वो दादरसी जो आपकी किसी के साथ तय हुई थी या आपका कोई ख़ास राइट इन्फ्रिंज हुआ था तो आपको वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ पे, मैं उसको अगर शुरू करूँ इस बात से, तो उसमें सेक्शन 5 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जहाँ पे बताया गया कि अगर आपने दादरसी हासिल करनी है तो कौन कौन से आपको रिलीफ जो हैं वो दिए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे बुनियादी बात, अगर कोई आदमी किसी को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है या कोई आदमी वैसे किसी की प्रॉपर्टी पे काबिज है तो वो उसको उसका कब्ज़ा वापस नहीं कर रहा, तो उसके लिए रिकवरी ऑफ पोजेशन का तरीक़ाकार बताया गया। उसके लिए सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी रिकवरी की तरीक़ाकार बताते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं ज़रूरी समझूंगा कि देखिए, जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को सेक्शन वाइज भी कुछ चीज़ें बताऊं। तो सबसे बुनियादी बात है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपके पास सेक्शन 8 मौजूद है। सेक्शन 8 जो है, जब आदमी इंटाइटल्ड है किसी प्रॉपर्टी का, इंटाइटल्ड से मुराद उसके पास राइट ऑफ ओनरशिप है, तो राइट ऑफ ओनरशिप जिस आदमी के पास हो किसी प्रॉपर्टी पे, तो उससे किसी आदमी ने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ली हुई है, उधार ले ली है, किसी तरह से मांग कर ली हुई है, या वो उसकी गैर मौजूदगी में उस पर वैसे कब्जा किए हुए हैं, तो वो आदमी जिसके पास राइट ऑफ ओनरशिप है, तो बड़ा सिंपल सा है कि वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करे रिकवरी ऑफ पोजेशन का। तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसका जो सूट है उसकी बुनियाद पे उस आदमी को अदालत में तलब किया जाएगा। जो बंदा वहाँ पे इन पोजेशन है, तो अदालत अपना ड्यू प्रोसेस करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर इस नतीजे पे पहुँच जाती है कि इस आदमी के पास टाइटल मौजूद है उस प्रॉपर्टी का, तो उस पे प्रॉपर्टी रिकवर करवा दी जाएगी। इसी के साथ आमतौर पे हमारे यहाँ पहले कॉमन लॉ में एक कॉन्सेप्ट था कि मालिक जो है उसे तो वापस मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप सूट फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके पास वक्ती तौर पर किसी की को प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर नहीं हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, तो उस सूरत में अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी जो है वो ज़बरदस्ती छीन लेता है, ज़बरदस्ती अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी छीन लेता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी दादरसी है कि आप उससे खुद ब खुद जो है लॉ को इन्फोर्स करवाते हुए आप उससे प्रॉपर्टी रिकवर करवा लें? जी, आमतौर पर तो मालिक ही करवाएगा, लेकिन जहाँ पे कानून निस्बत की बात आती है, नेचुरल जस्टिस की बात आती है, तो एक तरीक़ाकार जो है वो सेक्शन 9 में बताया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, कि अगर आदमी को किसी को ज़बरदस्ती डिस्पोजेस किया गया तो वो सिविल कोर्ट में समरी सूट फाइल कर सकता है। अदालत उस पर एक सूट फाइल करने की सूरत में, वो सूट कब दायर होगा, जिस वक्त से उसको डिस्पोजेस किया गया है उससे विदिन 6 मंथ्स जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं और आप अदालत में क्लेम कर सकते हैं जी कि हमें इस फलां प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, तो हमें वो प्रॉपर्टी रिकवर करवा के दी जाए। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी होती, सिर्फ इस बात पे एविडेंस रिकॉर्ड होती है अदालत को कि क्या वो बंदा, जो बंदा अदालत में आया है ये क्लेम करते हुए कि उसे उसकी प्रॉपर्टी है रिकवर करवाई जाए, तो क्या वो बंदा इस वाक़े से पहले इन पोजेशन था। अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये काफ़ी है। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ आपको ऐड करता चलूँ, पहले तो कानून जो था, ये सेक्शन 9 जो था, ये ही एक बड़ी बात थी कि वो आदमी जिसके पास टाइटल नहीं है उसको कब्ज़ा दिलवाए जाने के लिए कानून में एक तरीक़ाकार दे दिया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सूरत में। लेकिन इसमें मज़ीद डेवलपमेंट हुई, मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई कि इसमें पाकिस्तान में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के नाम से 2005 में
एक लॉ बाकायदा तौर पर स्पेशल लॉ इनेक्ट किया गया है जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो सेशन जज साहब, जिनके इख्तियारात सेशन जज साहब खुद इस्तेमाल करते हैं या एडिशनल सेशन जजी साहबान इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहाँ पे इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन पैरेलल आपके पास ये रेमेडी मौजूद है इलीगल डिस्प्लेसमेंट एक्ट के इस्तगासे की। इसी तरह से आगे हम सूट्स की बात करें तो सेक्शन 10 डील करता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। 11 और 10 जो हैं ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, ये रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और ये इसमें कुछ ऐसी सेक्शन 11 में बातें भी बताई गई हैं कि अगर एक आदमी जो है उसे किसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये भी बातें तय की गई हैं इस लॉ में। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले कवानीन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि जब दो लोग आपस में बैठकर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का या इवन मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मुआहदा कर लेते हैं, सेल परचेज का मुआहदा कर लेते हैं। एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी को कोई कॉन्सिडरेशन लेते हुए अपनी तरफ से कोई कॉन्सिडरेशन अदा करता है। एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है तो दूसरा शख्स जो है उसके एवज़ उसको कोई पैसे देता है या उसको उसके बदल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे देता है, तो उस सूरत में आपके पास जब एग्रीमेंट हो जाए तो खुदा न खास्ता दोनों लोगों में से एग्रीमेंट करने वाले दोनों फरीक में से कोई भी अगर एक फरीक जो है उस मामले से मुनहरफ होता है तो उस सूरत में लॉ में पहले ये मौजूद नहीं था, लेकिन अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सूरत में वो आदमी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकता है, जिसे आम फहम ज़ुबान में तामील मुख्तस, दावा तामील मुख्तस कहा जाता है। तो दावा तामील मुख्तस दायर करने के लिए कुछ बुनियादी जुजियात हैं जो सेक्शन 12 में बताई गई हैं। और उसके बाद सेक्शन 12 जो है वो बताता है कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हर सूरत करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे साथ मैं एडिशनली ऐड करूँ कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि एग्रीमेंट करने वाले तो दोनों ही उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी बन जाती हैं जैसे कि वो जिस प्रॉपर्टी की बाबत एग्रीमेंट किया गया वो प्रॉपर्टी जो है वो उसका को थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो उस वक़्त जब वो परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जब मुआहदा किया था तब वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो एक सूरत ये है कि क्या उसमें से फिर कोई आदमी जो परफॉर्म करवाना चाहता है तो वो परफॉर्म करवा पाएगा? बिल्कुल करवा पाएगा। तो उसमें सेक्शन 13 है कि अगर कोई एक पोर्शन जो है वो किसी वजह से सीज टू एग्जिस्ट हो गया है तो अगर आप उसकी हद तक अपना क्लेम छोड़ दें तो बाकी जो है प्रॉपर्टी आप या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 14 है जहाँ पे आप लार्जर पार्ट परफॉर्म हो जाए और स्मॉलर पार्ट जो है वो परफॉर्म ना हो सका हो, तो उस सूरत में अगर आप स्मॉलर पार्ट की हद तक कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर लें या कोई वैसे मतलब रिलिंक्विश कर दें तो सूरत में भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 15 में है जहाँ पे लार्जर पार्ट अनपरफॉर्म्ड हो और स्मॉलर पार्ट परफॉर्म हो तो तब भी उस शख्स को ये हक दिया गया है कि भाई अगर आप अपनी हद तक इसको परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो जो एडिशनली कॉम्पनसेशन वगैरह होंगी या डैमेजेस वगैरह होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह से किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा पार्ट जो इंडिपेंडेंट पार्ट है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो लोगों के दरमियान, जो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इंडिपेंडेंट था, दो बातें एक दूसरे से, तो एक बात जो है वो परफॉर्म हो सकती है दूसरी नहीं हो सकती, तो उस सूरत में भी आप जो है इंडिपेंडेंट पोर्शन जो उसको कॉन्ट्रैक्ट का है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह से हम आगे उसके चलें तो वहाँ पे इम्परफेक्ट टाइटल की बात की गई है कि आप टाइटल को परफेक्ट करवाने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब मामलात हैं, ऐसे तरीक़ाकार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया कि किन किन सूरतों में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो दावा अपना मुआहदाजात की करवा सकते हैं। इसी तरह से वहीं पे साथ एक सेक्शन है 21 सेक्शन 12 का बिल्कुल उल्ट है, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे हालात बताए गए हैं कि किन सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकेगा, तो उसे भी देखा जाना ज़रूरी होता है। फिर अदालत उसे मद्देनज़र रखती है और अदालत का ये सवाबदीदी इख्तियार है। किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवाना ये अदालत की जुरिस्डिक्शन है, अदालत की सवाबदीद है। अच्छा, लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ कि सवाबदीद अगर जब अदालत इस्तेमाल करेगी तो उसी के सेक्शन 22 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई कि सवाबदीद जो डिस्क्रिशन है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो आर्बिट्रेरी नहीं इस्तेमाल होगी।
वो फैंसीफुली इस्तेमाल नहीं होगी, वो अदालत पूरे कॉन्शियस के साथ नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए उसको इस्तेमाल करेगी, तो किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में। और अच्छा, इसी से कंटिन्यू करते हुए बात को मैं अर्ज करूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि दो लोग मुआहदा करके बैठे हुए थे, तो मुआहदा करने के दौरान उनसे कोई बात लिखने में दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कोई बात वो कुछ और लिखना चाहते थे, कुछ और लिख बैठे, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से हो, वो प्राइस मनी के हवाले से हो, तो उसमें क्या आगे सब्सिक्वेंट स्टेज पे क्या उसकी दुरुस्तगी हो सकती है? हाँ, पहले नहीं होती थी। पहले कॉमन लॉ में आप दुरुस्तगी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक तरीक़ाकार बताया गया कि आप अगर दो लोगों की म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई तहरीर होने में, कोई एग्रीमेंट की एग्जीक्यूट होने के वक्त, तो वो म्यूचुअल मिस्टेक जो थी उसे बाद में दुरुस्त करवाया जा सकता है। उसे लॉ की ज़ुबान में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया, उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उर्दू में उसे दस्तावेज़ की तसीह कहेंगे, तसीह दस्तावेज़। और इसे सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के डील करते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वहीं पे साथ बात आ जाती है कि क्या क्या ज़रूरी है कि हर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वाक़यात ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं भी करवाया जा सकता होता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जो एक आदमी, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट्स सपोज कि मुझे किसी आदमी ने प्रॉपर्टी सेल आउट की, सेल आउट करने के बाद उसने मुझे उसकी हैयत नौयत जो बताई थी, और जो उसके दरमियान और मेरे दरमियान टाइम पीरियड बताया गया था कि इस स्टिपुलेटेड टाइम पे वो मुझे पेमेंट करेगा, तो उसने मुझे वो टाइमली पेमेंट नहीं की, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा सकता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को फसख करवा सकता हूँ अदालत से। उसके लिए एक सेक्शन 35 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जिसे हम रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इनफिसाख मुआहदा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुआहदा परफॉर्म करवाने ही जाएँ, आप मुआहदे की रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकते हैं। इसी तरह से कोई ऐसा दस्तावेज़ तैयार हो गए जो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा हो, राइट्स को मुतासर कर रहा हो, तो उस सूरत में आप ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके ख़िलाफ़ कल को इस्तेमाल हो सकता हो, तो आप उस दस्तावेज़ की मनसूखी करवा सकते होते हैं। उसके लिए सेक्शन 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मनसूखी दस्तावेज़ के कुछ ग्राउंड्स बयान किए गए हैं, तो आपको वो ग्राउंड्स जो हैं वो किसी दिन मैं डिटेल में ज़रूर अर्ज करूँगा। तो इसी तरह से आगे फिर हम चलें, तो अगर आपका कोई करैक्टर किसी बाबत, किसी बात की बाबत, किसी ओहदे की बाबत, किसी पोर्टफोलियो की बाबत, आपके करैक्टर को आपने अपने को इस्टेब्लिश करवाना है, आपने किसी प्रॉपर्टी की बाबत अपना राइट इस्टेब्लिश करवाना है जो कोई दूसरा आदमी इनकार कर रहा है, तो उस राइट को इस्टेब्लिश करवाने के लिए आपके पास क्या रेमेडी है कि आप सूट फाइल करें, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जिसे हम आम फहम ज़ुबान में दावा इस्तक़रार हक़ कहते हैं। तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करके अदालत से डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकते हैं। वो डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो उस आदमी के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेबल होगी, और अगर आपने उसमें पब्लिक एट लार्ज को सबको रखा है तो वो इन रेम भी, मतलब तमाम सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी वो एप्लीकेबल हो जाएगी उस सूरत में। इसी तरह से आखिरी जो बात वहाँ पे मैं बात करूँ, एक बड़े खूबसूरत एक कानून बताया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो है प्रिवेंटिव रिलीफ। देखिए, रिलीफ वो जो जनरली तो हर आदमी का जहाँ पे राइट मुतासर हुआ तब तो उसको रिलीफ दिया ही जाएगा, लेकिन क्या खूबसूरत लॉ बनाया गया कि जी अगर आपका अभी राइट मुतासर नहीं हुआ तो आप पहले से उसको क्योर कर सकते हैं, पहले से प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जी मेरा ये राइट मुतासर हो सकता है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, जिसे आम फहम ज़ुबान में हम लोग जो है हुक्म इम्तनाई कहते हैं, परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन जो है वो टेम्परेरी, परपेचुअल, मैंडेटरी, ये प्रोहिबिटरी, ये सारे इंजंक्शन जो हैं वो अदालत ग्रांट कर सकती होती है। तो उसमें आप अदालत से रजू कर सकते हैं कि ऐन मुमकिन है कि कोई आदमी आपका कोई राइट जो है वो इन्फ्रिंज कर दे। मतलब आम फहम ज़ुबान में मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं कि अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है या तैयारी किए हुए हैं, तो आप उसके ख़िलाफ़ इससे पहले कि वो कब्ज़ा कर ले तो कल कलां को आप रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करने जाएँ, तो आप उससे पहले ही आप प्रिवेंटिव रिलीफ लेने के लिए अदालत में चले जाएँ कि जी ये रिलीफ जो है मुझे दिया जाए, मुझसे कब्ज़ा ये आदमी ना छीने। अच्छा, इसमें ये बातें मैंने इसलिए आपसे अर्ज की
कि आपको कम से कम जब मैं प्लेंट की बात करूँगा, जब मैं प्लेंट की दायरगी की बात करूँगा, प्लेंट के पर्टिकुलर्स की बात करूँगा, अदालत के इख्तियार समात की बात करूँगा, अदालत के तरीक़ाकार के वज़ा कर, तो फिर आपके सामने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन कौन से सूट जो हैं वो अदालत में फ़ाइल हो सकते होते हैं। तो इसी तरह से मैं आपके साथ आगे सब्सिक्वेंट किसी स्टेज पे आपसे डिस्कस करूंगा कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसमें कौन कौन से ऐसे दावाजात बताए गए हैं जिनको फैमिली जज सुनता है। रेंट ट्रिब्यूनल के केसेस में जो रेंट ट्रिब्यूनल होता है वो कौन कौन से केसेस समाप्त कर सकता होता है। तो हम इसे सेक्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे ज़रूर आप गाइड कीजिएगा कि अगर आप लोगों ने जो मैंने आपसे बातें शेयर की अगर आपको लगे इसी तरह से फ्रूटफुल है तो मैं इनको ऐसे ही कंटिन्यू करूं, और अगर आप ये समझें कि हमें इनको सेक्शन वाइज भी लेके चलना चाहिए तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम इनको सेक्शन वाइज भी लेके चलें। बहुत मेहरबानी, नवाज़िश, थैंक यू।